नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं एस्टेट 2023 टीजीटी पीजीटी हिंदी की, इसके अलावा एचपीएससी पीजीटी हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, काल विभाजन और नामकरण से जितने भी मुख्य पॉइंट हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जो के साथ जुड़ जाना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो इतिहास लेखन की पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो आपने नाम ही ध्यान में रखना है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं नहीं करके ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी इतिहास लेखन की पद्धति नहीं है। तो सबसे पहले है वर्णानुक्रम पद्धति। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति। तो इसमें क्या होता है कि जो कवि लेखक होते हैं उनका जो परिचयात्मक विवरण होता है उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार दिया जाता है। जैसे कबीर जी हो गए, केशव हो गए। ठीक है, तो इस पद्धति में क्या होता है, जो लेखक और कवि होते हैं उनका परिचयात्मक विवरण होता है, वो उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार ही दिया जाता है। मतलब कि कै वर्ण से शुरू होने वाले नाम कबीर जी हैं, केशव हैं, इस तरीके से उनका परिचय दिया जाता है। दूसरा है कालानुक्रमी, मतलब कालक्रम के अनुसार। तो इसमें क्या होता है, लेखक और कवि के जन्म तिथि के आधार पर उनका परिचय दिया जाता है। अब प्रश्न बनता है कि वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया, किस विद्वान ने, किस साहित्यकार ने किया है। तो गारसा दातासी और शिवसेंग सेंगर का नाम आप वर्णानुक्रम पद्धति में ले सकते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करने वाले कौन हैं, गारसा दातासी एवं शिव सिंह सेंगर। ठीक है, दोनों नाम आपने याद रखने हैं। उसके बाद कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग करने वाले कौन हैं, इसका प्रयोग करने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्रबिंदु। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्रबिंदु, इन्होंने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है, कालानुक्रमी पद्धति का। ठीक है, इसमें मतलब कवि लेखक का जो परिचय होता है वो उनके जन्म तिथि के आधार पर दिया जाता है। उसके बाद आती है वैज्ञानिक पद्धति। तो वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है। ठीक है, और उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर देता है। तो ये होती है वैज्ञानिक पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। उसके बाद आ जाती है विधेयवादी पद्धति। फिर आ जाती है विधेयवादी पद्धति। ठीक है, साहित्य का इतिहास लेखन में यह पद्धति बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। ठीक है, और इसके जन्मदाता पूछ लिए जाएं तो नाम याद रखना है, वेन है इसके जन्मदाता। ठीक है, इसके जन्मदाता वेन हैं। वेन ने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है, ये भी याद रखना है। वेन ने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है। वो शब्द कौन कौन से हैं, जाति, ठीक है, जाति हो गया, वातावरण हो गया, ठीक है, याति, वातावरण और क्षण विशेष, ये तीनों ही शब्द आपने ध्यान में रखने हैं। वेन विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता है और उसने इस पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जैसे जातीय परंपराएं हो गई, तो जाति में कौन सी चीज़ आ गई, जातीय परंपरा। और वातावरण में आ गई तदयुगीन वातावरण की बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्षण विशेष में परिस्थितियों का विवरण दिया जा सकता है, परिस्थितियों का विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में इस पद्धति का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। यह भी ध्यान रखना है, इस पद्धति का प्रयोग करने वाले कौन है, सबसे पहला प्रयोग करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उन्होंने कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तदयुगीन परिस्थितियों एवं वातावरण के परिप्रेक्ष्य में ही किया है। ठीक है, तो इसी में इस पद्धति के अनुसार ही उन्होंने कहा है कि प्रत्येक देश का जो साहित्य होता है वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। और बहुत बार ये कथन पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा कहा गया है, तो आपने ध्यान रखना है कि इस पद्धति के अनुसार ही उन्होंने ये बोला है। 4 ये पद्धतियाँ हैं, अच्छे से ध्यान रखनी है, किसमें किस तरीके से इतिहास लिखा जाता है ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आ गया काल विभाजन और नामकरण। तो काल विभाजन किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले कर्ता के आधार पर। कर्ता मतलब जो करने वाला होता है, काम करने वाला होता है। ठीक है, तो कर्ता के आधार पर किस तरीके से काल विभाजन किया जाएगा। जैसे प्रसाद युग है, आपसे नाम देकर भी पूछा जा सकता है कि ये विभाजन किस आधार पर किया गया है,
प्रसाद युग हो गया, भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, तो ये कर्ता के आधार पर किया गया काल विभाजन है। उसके बाद आ गया प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन, जिसमें आ गया भक्ति काल, रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद। तो ये क्या है, ये प्रवृत्ति के आधार पर किया गया काल विभाजन है। ठीक है, उसके बाद आ गया विकासवादिता के आधार पर किया गया काल विभाजन। जितने पॉइंट आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैंने वही लेने की कोशिश की है, आपने ध्यान से बस करते रहना है। विकासवादिता के आधार पर किस तरीके से किया जाएगा, आदिकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल, ये जो विभाजन है वो किसके आधार पर किया गया है, विकासवादिता के आधार पर, किस काल में कैसे विकास हुआ उस तरीके से। ठीक है, फिर आ गया सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर, इसमें जैसे राष्ट्रीय धारा हो गई, स्वतंत्रतावादी धारा हो गई, तो इस तरीके से ये विभाजन हो जाता है। अब मुख्य चीज़ आती है जहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, हर एग्ज़ाम में बनते हैं, चाहे वो किसी स्टेट का हो, किसी भी मतलब तरीके का एग्ज़ाम हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में काल विभाजन किया, तो उन्होंने किस काल को क्या नाम दिया, ये विशेष रूप से याद रखना है। वीर गाथा काल किसको कहा है, आदिकाल को। समय संवत 1050 से 1375, 1050 भी आप कह सकते हैं, जिसे इस तरीके से बोलने की आदत हो, 1050 से 1375। भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700। रीतिकाल 1700 से 1900। ठीक है, गद्यकाल 1900 से 1984। और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा है, गद्यकाल आधुनिक काल। तो ये नाम अच्छे से याद रखना है। वीरगाथा काल हो गया आदिकाल, भक्तिकाल हो गया पूर्व मध्यकाल, आदिकाल के बाद क्या आता है, मध्यकाल। जो भक्तिकाल हो गया वो पूर्व मध्यकाल हो गया, और जो रीतिकाल हो गया उत्तर मध्यकाल हो गया। उसके बाद गद्यकाल हो गया आधुनिक काल, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ठीक है, तो ये 3 काल हैं। जो मध्यकाल है उसके 2 भाग हो गए, भक्तिकाल, रीतिकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। आगे आ गया आदिकाल के नाम। ये भी बहुत पूछा जाता है कि आदिकाल का कौन सा नाम किसने दिया है। तो सबसे पहले है वीर गाथा काल। तो हमने पढ़ लिया कि वीर गाथा काल नाम किसने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हमारे राम भगवान है, बहुत वीर थे, तो उन्होंने क्या कहा है, वीर गाथा काल। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हजारों साल होते हैं तो आदिकाल आ जाता है, मतलब हजारों साल पहले आदिकाल, हजारों साल पहले आदिकाल। तो आदिकाल का नाम किसने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर आ गया चारण काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, फिर आ गया बीज बपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आरंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने। प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। सारे नाम अपने अच्छे से याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। फिर आ गया हिंदी साहित्य के इतिहास व उनके लेखक। तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की उम्मीद हम रख सकते हैं कि कौन सा इतिहास किसने लिखा और कब लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929। ऐसे प्रश्न ज़्यादातर मैच करने में आपको मिल सकते हैं सही मिलान में, तो अच्छे से ध्यान में रखने हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त 1965। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका बहुत बार पूछा जाता है, किसका है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1940। हिंदी का संक्षिप्त इतिहास, यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना है कि हिंदी का संक्षिप्त इतिहास पूछा जाए तो 1923 रामनरेश त्रिपाठी जी। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पूछा जाए तो 1931 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आगे 2 नाम और बहुत महत्वपूर्ण है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्स का। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FIK। ठीक है, शिव सिंह सरोज ने कौन सा इतिहास लिखा है, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज किसने लिखा है, शिव सिंह सेंगर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो लेने की कोशिश की है। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।